Hello everyone, welcome to EduBolt. I'm Sudhanshu Gautam, and we have already started with the discussion of the previous year question of modern India or modern history, you can say. We have already completed the part 1, and now we are here to continue with the part 2. So let's see that what we are going to learn today. So we are here to learn about the modern India, right? And here you can see that what we have done in the last class in the part 1. तो हम पार्ट 1 में एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ पे 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं. उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया हमने, उसके हमने कंटेंट रिलेटेड टॉपिक भी देख लिया. एंड नाउ वी आर हेयर विद द पार्ट 2 ऑफ इट, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश फैक्ट्रीज, राइट. सो हेयर यू कैन सी दैट वी विल स्टार्ट विद द ब्रिटिश फैक्ट्री. उसके ऊपर जो भी 2 क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में वो हम डिस्कस करेंगे अभी, राइट. सो हेयर इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ब्रिटिश फैक्ट्रीज, जिसमें ये क्वेश्चन कह रहा है like in the first quarter of 17th century, in which of the following was were the factory or factories of the English East India Company located. ये क्वेश्चन आया था 2021 में. बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 17th सेंचुरी, वो भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, ठीक है. ये नोट करने वाली चीज़ है. जैसे कि 17th सेंचुरी पहले देख लो कि कौन से ईयर से स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट होगा 1600s, ठीक है. अब फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर पूरे साल में मतलब डिवाइड बाय 4 कर दो. तो 12 से अगर 4 से डिवाइड करोगे, 12 महीने होते हैं, ठीक है, उसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 3. तो ये वाला जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी है ना, वो 1630 तक पूछ रहा है, बस इससे आगे का नहीं पूछ रहा. क्योंकि कितने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से पूछे क्वेश्चन है, राइट. इतना तो समझ में आ गया, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, कीवर्ड भी ढूंढ लिया हमने कि भाई 1630 तक जो भी इवेंट हुआ है, इवेंट भी क्या, फैक्ट्री सेटअप करी हुई है, ठीक है. और किसके थ्रू, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू. कहाँ पर करी है, 1630s तक. तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन है, ब्रोच हो गए हैं, चिकाकोल हो गए, या त्रिचिनोपोली हो गया. अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं आ रही इस सेकंड पार्ट में, सो यू कैन से लाइक चिकाकोल है या चिकाकोल, एग्जैक्टली ऐसे ही है, बट आपको समझ में तो आ रहा है गेस, राइट. ओके, सो इसमें जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दीज ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए, ब्रोच, ठीक है. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार हम, राइट. काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है इसका भी, राइट. ओके, सो देखो आंसर है ए, साफ दिख रहा है आपको, ठीक है. अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, क्या ऐसा क्यों है, राइट. अब आपको ये तो पता चल गया ना, अप टू 1630 तक, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, बस यहाँ तक पूछ रहा है, राइट. अब देख लेते हैं, बस ऑप्शन याद रखना कि कौन कौन से, ब्रोच, चिकनकॉल और त्रिचिनोपोली, राइट. सो English East India Company was formed by a group merchants known as the Merchant Group, right? Merchant Adventures in 1599. आ गया 1599, right? Okay, 1613. तो मतलब 1600 से 1630 तक इस तरह से पूछा. So a charter to the new company was granted by Queen Elizabeth. वो कब दिया था, दिसंबर में, दिसंबर डेट टू बी 1600, गिविंग इट द मोनोपोली ऑफ ईस्टर्न ट्रेड फॉर 15 ईयर्स. सिर्फ 15 सालों के लिए दिया था क्वीन एलिजाबेथ ने कि भाई आप जाके वहाँ पर ट्रेड करो, ठीक है. सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. अब इस्टेब्लिश तो करिए, जब मिल चुका, ग्रांट मिल चुका है, तो अब इस्टेब्लिश करने के बारे में, ठीक है. अब इसको ना डिवाइड कर दिया हमने कोस्ट के हिसाब से, जोन के हिसाब से. वेस्ट कोस्ट हो गया, ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट हो गया, एंड ईस्टर्न इंडिया हो गया. इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया. तो पहले देख लेते हैं वेस्ट कोस्ट. सो इंग्लिश इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन आगरा. सबको पता है कि आगरा कहाँ पर है, अहमदाबाद कहाँ पर है, बड़ौदा कहाँ पर है, और ब्रोच कहाँ पर है. ब्रोच कहाँ पर है, ये भी उसी तरफ ही है, अहमदाबाद की तरफ, ब्रोच, ठीक है. बाय 1690. क्या ये 1630 से 1600 के बीच में आ रहा है, यस आ रहा है, तो ये तो ठीक है, ठीक है. लेकिन ब्रोच के भी अलावा आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा में भी फैक्ट्री सेटअप करी गई थी, राइट. ऑल ऑफ विच वर प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ द सूरत फैक्ट्री, राइट. सो द कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम चार्ल्स टू, और लीज पर ली गई थी वो भी, जिसमें बोला गया था कि भाई रेंटल एग्रीमेंट है, एनुअली पूरे साल का आपको कुछ पाउंड देने पड़ेगा. कब तक, 1668 तक. ये 1668 तक नहीं, बट 1668 में ये लीज पर दे दी थी, राइट. तो ये तो हो गए वेस्ट कोस्ट में. अब देखो इन दोनों से कंफ्यूज मत होना, 1668 पर लीज पर दी गई थी, राइट. ओके, लेकिन उससे पहले फैक्ट्री सेटअप कर दी गई थी, और वो टाइम क्या था, 1619.
तो अभी तक तो लग रहा है कि लाइक जो 3 ऑप्शन थे हमारे पास ए बी सी, उनमें से ब्रोच तो आ ही गया, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, राइट। अब साउथ ईस्टर्न कोस्ट में देख लेते हैं। फैक्ट्रीज वर इस्टेब्लिश एट मसूलीपट्टनम। अब ये मसूलीपट्टनम का है, ठीक है, ये है आपका साउथ में। और ये कब दिया होगा था, 1611। क्या ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में आ रहा है, काउंट हो रहा है, यस आ रहा है। तो मतलब इंग्लिश ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली थी मसूलीपट्टनम में भी 1611, एंड अरमागांव नियर पुलिकट, वो भी कब, 1626 में। ये भी 1630 के बीच में आ रहा है। तो अभी तक जितनी हम फैक्ट्रीज देख रहे हैं ना यहाँ स्टार्टअप, तो हम पूरे ईयर में देख रहे हैं कि 17th सेंचुरी की ये पूरी बात कर रहे हैं, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझ में आ रहा है। और जब हम कंटेंट देखें ना, तो बुक में देखना है ये किस तरह से दे रखा है, राइट। सो अब ईस्टर्न इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। ईस्टर्न इंडिया क्या हो गया हमारा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस तरह से ये सब ईस्टर्न इंडिया गया। फैक्ट्रीज वॉज सेटअप एट हरिहरपुर एंड बालासोर इन उड़ीसा। ये कब क्या है, 1633। क्या ये 1630 के आसपास है, यस। इसको भी हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी कह सकते हैं। हुगली में कब किया था, 1651, फॉलोड बाय दोज एट पटना, डक्का, कासिम बाजार इन बंगाल एंड बिहार। तो मतलब इन जगह पे भी फैक्ट्री सेटअप करी गई थी, लेकिन आपके पास टाइम है, यहाँ पर देखो टाइम मेंशन कर रखा है कि हरिहरपुर बालासोर जो उड़ीसा में है वो 1633 तक की में करी गई थी, एंड 1651 में हुगली में करी गई थी सेटअप फैक्ट्रीज, राइट। सो मोर ओवर ड्यूरिंग कार्नेटिक वार, जो कि 18th सेंचुरी की बात थी, लेकिन क्वेश्चन किस चीज़ के लिए पूछा था, 17th सेंचुरी टाइम पीरियड में के लिए। सो इन रिटर्न फॉर द फ्रेंच हेल्प टू सालाबाद जंग टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद एज निज़ाम सालाबाद ग्रांटेड द फ्रेंच द एरिया इन अंदर नोन एज द नॉर्थन सरकार्स, ठीक है। अब ये 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, इवन दो हमारे रेलेवेंट नहीं है, बट हमें ऑप्शंस भी तो पढ़ने हैं। 2-3 और भी तो ऑप्शन थे, ब्रोच के अलावा तो ऑप्शन थे ना, एक तो चिकन कॉल था, एक त्रिचिनापोली थी, ये उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द नॉर्थन सिरकार में 5 मेंबर आते हैं, चिकन कॉल आ गया, चिकन कॉल ऑप्शन में था, यस था, ठीक है। राजामुंद्री आ गया, एलोरो आ गया, कोंडापल्ली आ गया, गंतूर आ गया। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर सकता, सो जस्ट यू जस्ट चेक कि इनके सही प्रोनाउंसिएशन कैसी है, एंड देन इट विल बी इजी टू से दोस वर्ड्स, राइट। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, वही बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछी गई है, द चिकन कोल वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ रीजनल किंगडम्स। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, या चिकन कोल में, नॉट चिकन कोल बट चिकन कोल, क्या चिकन कोल में इंग्लिश ने फैक्ट्री सेटअप करी थी भाई। ऑलरेडी इस एरिया में, चिकन कोल में, इस एरिया में ऑलरेडी रीजन किंगडम्स रूल कर रहे थे, राइट। सो देयर वाज नो ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री हेयर। बात तो सही थी, 17th सेंचुरी की ये बात थी, ठीक है। सो बट वहाँ पर उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सेटअप ही नहीं किया था, वो फरमान भी लेने नहीं पहुंचा था साउथ इंडियन रीजन किंगडम से उस टाइम, राइट। अब त्रिचोनीपली, राइट, त्रिचोनोपली। सो ऑल्सो ड्यूरिंग द सेम कार्नेट वाज त्रिचोनोपली वाज अंडर द किंगडम ऑफ आर्कोट, as there was famous incident of siege of Trichinopoly, and at that time also there was no East India Company factory here. So the correct answer for that question is only A, ब्रोच। समझ में आ गया, इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से। आई होप ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। देखते हैं कि बुक में कैसे कंटेंट दे रखा है और आप लोगों को पढ़ना कैसा है, राइट। सो पहले देखते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अ वेरी हम्बल बिगनिंग्स इन इंडिया। सूरत वाज द सेंटर ऑफ इट्स ट्रेड टिल 1687। हमें कौन से टाइम पीरियड तक पढ़ना है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, जो कि होता है 1600 से 1630 तक, ठीक है। बट ठीक है, हमें तो बुक के हिसाब से देखना है ना कि अब बुक में किस तरह से देखा और हमें कौन सा थॉट यूज़ करना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। सो सूरत वाज द सेंटर ऑफ इट्स ट्रेड टिल 1687, एंड थ्रू आउट दिस पीरियड द इंग्लिश रिमेन पिटिशनर बिफोर द मुगल अथॉरिटीज। इसका मतलब क्या था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर नॉट फुली रूल ओवर इंडिया। उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, एज अ पिटिशनर जाते थे वो लोग और वो फरमान लेते थे कि भाई हमें कुछ अथॉरिटी दे दो, राइट। बाय 1623 they had established factories at सूरत, ब्रोच, अहमदाबाद, आगरा एंड मसूलीपट्टनम, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया कि फर्स्ट सेंचुरी में तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ कहाँ फैक्ट्री सेटअप करी थी। आपको यहाँ पे इसमें मैप भी देखना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट ईयर अगर कोई लाइक 2025 में या फिर 2026 में भी किसी भी तरह इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ में किस कहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करी गई थी, ऑप्शंस दे देगी आपको, ठीक है। साउथ में कहाँ करी गई थी, तो उसमें एक होगा मसूलीपट्टनम, ठीक है।
इसी तरह सेंटर ऑफ इंडिया में कहाँ करी गई थी, तो आगरा हो गया। भाई ऐसे डिवाइड करो, ऐसा सोचना है आंसर करते हुए, राइट। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इससे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी ट्राई टू कंबाइन ट्रेड एंड डिप्लोमेसी विद वार एंड कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी वेयर द फैक्ट्रीज वर सिचुएटेड, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि भाई ट्रेड एंड डिप्लोमेसी दोनों एक साथ लिया है, ठीक है, ताकि वार भी कर सकते हो, अपने कंट्रोल में ले सकें जहाँ पर उनकी फैक्ट्रीज थी। मतलब पहले क्या करते थे, पहले रिक्वेस्ट लेते थे, फरमान लेते थे कि मुगल रूलर से उस टाइम कि हमें फरमान दे दो फैक्ट्री सेटअप करनी है, फैक्ट्री सेटअप कर दी, फिर उसको फोर्टिफाई कर दिया, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि अगर कोई हमला हो, अगर कोई हमला करते भी है, अगर अनबन हो जाती है मुगल्स के बीच में या फिर इंग्लिश के बीच में, तो इंग्लिश के पास पहले से ही कंडीशन है कि भाई मेरे पास फोर्टिफाई फैक्ट्री है, अपनी फैक्ट्रीज को बचाना है। वहीं पर वो चुपचाप वो आर्म्स रख ले, कुछ भी रख ले, लेकिन लड़ तो सकते हैं ना, राइट। वो यही चीज़ कह रहा है। In 1625, the company's authorities at Surat made an attempt to fortify their factory but failed. क्यों? क्योंकि फोर्टिफाई के लिए तो फरमान दिए ही नहीं गए थे, सिर्फ फैक्ट्री सेटअप करने के दी गई थी परमिशन, राइट। तो इसी वजह से वो फेल हो गए। द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ एट मसूलीपट्टनम इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, 1611। इस तरह से याद करना है, ठीक है। बट दे सून शिफ्टेड द सेंटर ऑफ द एक्टिविटी टू मद्रास, बाद में उसी को ले जाके मद्रास में सेटअप कर दिया। अब देखो ये मसूलीपट्टनम और मद्रास ये कितनी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास पास है, ठीक है एक ही स्टेट में, आज के एक ही स्टेट में, तमिलनाडु में, ठीक है। और वहाँ पर भी लीज पे दी गई थी। देखो ये वाली लाइन ना याद रखना, क्योंकि जो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा ना, ठीक है, वो शायद इससे पहले ये 2021 में पूछा हुआ है, वो वाला देखते हैं वो कब पूछा हुआ है वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन देखना वो इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन बनाते हुए, ठीक है। ये लीज वर्ड याद रखना बस। द इंग्लिश ओपन द फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ एट मसूलीपट्टनम इन 1611, ईजी है। बट दे सून शिफ्टेड द सेंटर ऑफ द एक्टिविटी टू मद्रास ऑन लीज, किराए पे चले गए थे, लीज पे दे दी गई थी वो फैक्ट्री, लेकिन उन्होंने सेटअप नहीं करी थी, राइट, ओके। ऑफ विच वॉज ग्रांटेड टू दैम बाय द लोकल राजा इन 1639, ठीक है। और वो भी लीज किस पे दी गई थी, ग्रांटेड दी गई थी वहाँ के लोकल राजा, लोकल रूलर के थ्रू 1639 में। द राजा ऑफ मद्रास ऑथोराइज दैम टू फोर्टिफाई द प्लेस, पहली बार अथॉरिटी दे दी गई, चलो कर लो कोई बात नहीं, फोर्टिफाई कर लो अपना प्लेस, जो भी फैक्ट्रीज तुमने सेटअप करनी है उसको एडमिनिस्टर भी कर लो, एंड टू कॉइन मनी ऑन कंडीशन, ये सब चीज़ें करनी है, फोर्टिफाई भी करनी है, एडमिनिस्टर भी करो, और अपनी कॉइन को भी मिंट कर लो, राइट। लेकिन कंडीशन ये है कि भाई हाफ ऑफ द कस्टम रेवेन्यू देना पड़ेगा वहाँ के लोकल राजा को। अब हाफ ऑफ द कस्टम रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। तो इसमें इंग्लिश प्रॉफिट कैसे करती, बट हेयर द इंग्लिश बिल्ट अ स्मॉल फोर्ट अराउंड देयर फैक्ट्री, और उसको बोला गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। और आप लोगों ने काफ़ी बार इसके बारे में पढ़ा होगा, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ी हुई भाई साउथ में पहला जो फोर्ट था इंग्लिश का, वो उसका नाम क्या था, आप पढ़ ले तो बस सिंपल फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब उसके पीछे की स्टोरी आपको सारी समझ में आ गई होगी, राइट। नेक्स्ट देखो, इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी हैड ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा इन 1633। अब ओडिशा में भी उन्होंने ईस्ट की तरफ उन्होंने 1633 में ओडिशा में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली। इन 1651 इट वाज गिवन परमिशन टू ट्रेड एट हुगली इन बंगाल, 1651 में उनको परमिशन मिल गई ट्रेड करने की हुगली में। इट सून ओपन फैक्ट्रीज एट पटना में भी, फिर बालासोर में भी, डक्का में भी, एंड अदर प्लेसेज इन बंगाल एंड बिहार में भी। यही हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ ली थी। इट नाउ डिज़ायर, अब देखो इंग्लिश के डिज़ायर हो गए कि भाई बंगाल टू इट शुड बी गिवन एन इंडिपेंडेंट सेटलमेंट, कि भाई इंग्लिश को ना इंडिपेंडेंट सेटलमेंट दे दो, उनको जो मर्जी है उनको करने दिया जाए, ऐसे वाली उनको डिज़ायर होने लगी कि बस इस तरह की परमिशन मिल जाए। Moreover, their easy success in trade and establishing independent and fortified settlement at Madras and Bombay, and the preoccupation of Aurangzeb with the anti-Maratha campaign led the English to abandon the role of humble petitioner. इसका मतलब क्या है, इस पूरी लाइन का इजी वर्ड में बताता हूँ। अब जिस तरह से मद्रास में उन्होंने परमिशन ले ली, फोर्टिफाई के लिए भी दे दी, उनको उल्टा देना पड़ रहा है ना, मतलब हाफ ऑफ द कस्टम अमाउंट देने पड़ रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा उसमें, राइट। तो उनको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई इसी तरह तो हम फोर्टिफाई कर सकते हैं, जैसे मद्रास में हमने किया है अपने फैक्ट्री फोर्ट, जॉर्ज ही था ना, ठीक है, सेंट जॉर्ज ही था ना, तो उसी तरह हम और भी सेटल कर सकते हैं और भी फोर्टिफाई कर सकते हैं, राइट।
अब उन्होंने कहा कि भाई अब हमें एज ए हम्बल पिटिशनर रहने की ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे अपने आप ही, इस्टेब्लिश कर लेंगे, इंडिपेंडेंट इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, अभी हमें फरमान लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें रिक्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। हॉस्टिलिटीज बिटवीन इंग्लिश एंड मुगल एम्पर ब्रोक आउट इन 1686। अब दोनों में अनबन हो गई, होनी थी, वो नहीं मान रहा उस चीज़ की, और वो इंग्लिश देने को तैयार नहीं उतने अमाउंट एज ए हाफ ऑफ द रेवेन्यू जो भी वो काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से अनबन हो गई 1686 में। आफ्टर फॉर्मर मीन्स इंग्लिश ने हैड सैक्ड हुगली एंड डिक्लेयर वार ऑन द एम्पर। हुगली को कैप्चर किया और वार डिक्लेयर कर दिया वहाँ के एम्पायर का। बट द इंग्लिश हैड सीरियसली मिसकैलकुलेटेड, सही में उनको नहीं पता था कि मुगल्स की क्या पावर है उस टाइम। द सिचुएशन अंडर एस्टिमेटेड मुगल स्ट्रेंथ। So Mughal empire under Aurangzeb was even now more than a match for the petty forces of the ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई औरंगजेब के सामने कौन टिक सकता है, राइट। उस टाइम उन्होंने देखा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थोड़े से लोग हैं जो लड़ने के लिए आए, लेकिन हार गए, सिंपल। दे वर नाउ ड्रिवन आउट ऑफ द फैक्ट्रीज इन बंगाल, और बंगाल में जो फैक्ट्रीज सेटअप करी थी वहाँ से भी भाग भगा दिया इंग्लिश को उनके हारने के बाद। देयर फैक्ट्रीज एट सूरत एंड मसूलीपट्टनम में विशाखापट्टनम वाज सीज्ड, और उनकी फैक्ट्रीज को सीज कर लिया, किसने, मुगल एम्पायर्स ने, कि भाई हटो, तुम तो बस चाह रहे हो कि सब कुछ इंडिपेंडेंटली हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया में रहकर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एंड दे फोर्ट एट बॉम्बे besieged, राइट। हैविंग डिस्कवर्ड दैट दे वर नॉट येट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट द मुगल एम्पायर, उनको पता चल गया कि मुगल पावर से लड़ने में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। द इंग्लिश वंस अगेन बिकेम द हम्बल पिटिशनर, और समझ आ गया कि भाई यहाँ पर रह के अगर अर्न करना है या प्रॉफिट अर्न करना है तो दोबारा हम्बल पिटिशनर बनना पड़ेगा। बहुत चालू थे इंग्लिश में, बता रहा हूँ सही में, राइट। सो इन 1698 द कंपनी एक्वायर्ड द जमींदारी ऑन द 3 विलेजेस, जो कौन कौन से थे, सुल्तानेती, कलिकता एंड गोविंदपुर, ठीक है। और यहाँ पर अपने क्या बना दिया, फोर्ट विलियम बना दिया। बट ये विलेज थे कहाँ, ये तो ठीक है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, स्टेट का भी नाम नहीं है ऐसे मिलता जुलता, तो ताकि हम गैस कर सकें, राइट। तो ये आपको याद करना है, ये जो विलेजेस है ना, ये थे कैलकटा में, और कैलकटा में तो फोर्ट विलियम फैक्ट्री सेटअप करी थी इन्होंने, क्योंकि हमने पहले कभी पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो बस इतने तो पढ़ते हैं कि इंग्लिश की फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पर थे, तो मेन फैक्ट्रीज के नेम क्या क्या है और कहाँ कहाँ पर है, तो मेन पढ़ लिया, सेंट जॉर्ज हो गया, फोर्ट विलियम हो गया कैलकटा में, उसके पीछे की इन्फॉर्मेशन ये नहीं, बस इतना पढ़ना है, ठीक है, अराउंड फैक्ट्री। एंड दिस विलेज सून ग्रू इनटू अ सिटी, और आज उसको कहते हैं कैलकटा, ठीक है। सो इन 1717 द कंपनी सिक्योर्ड द एम्परर फारूक सियार ए फरमान, कंपनी ने फरमान लिया फारूक सियार से, confirming the privileges granted in 1691 and extending them to गुजरात एंड द डेक्कन। और वो फरमान लिया गया कि भाई फैक्ट्री सेटअप कर सकें, और वो कहाँ तक एक्सटेंड कर सके, गुजरात और डेक्कन में भी। ब्रिटिश सेटलमेंट्स इन मद्रास, मुंबई, कैलकाटा बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ फ्लरिशिंग सिटीज़, ठीक है, बहुत फ्लरिश हो गई जहाँ जहाँ बॉम्बे, कैलकाटा, ठीक है, और मद्रास में जहाँ जहाँ इन्होंने सेटअप किया वो फ्लरिश हो गया बहुत ज़्यादा। अब एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, इन तीनों में क्या कॉमन है, द ओनली कॉमन थिंग इज दीज ऑल सिटीज़ आर नियर टू द कोस्टल एरियाज, और कोस्टल एरियाज में सबसे ज़्यादा कौन पावरफुल रहते थे, इंग्लिश, उनके शिप्स की वजह से। भाई कितने लंबे टाइम से ट्रैवल करते हुए आ रहे थे इंडिया में, अब उनके शिप्स भी तो उतनी स्ट्रॉन्ग बन गई होगी, इम्प्रूव तो किया ही होगा उन्होंने। और इंडियंस की शिप इम्प्रूव तो छोड़ो, लाइक उनको इंटरेस्ट ही नहीं था दूसरी जगह जाने का, इतनी रिच थी हमारी कंट्री भाई इंडिया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि भाई हम दूसरी जगह जाके वहाँ के रिसोर्सेज क्या, इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज थे, राइट। सो इट शुड आल्सो बी नोटेड दैट दीज 3 cities कंटेन फोर्टिफाइड इंग्लिश सेटलमेंट्स, ये जितने भी है ना दिख रहे हैं, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, सब फोर्टिफाइड थे, सब फोर्टिफाइड थे, राइट। दे आल्सो हैड इमीडिएट एक्सेस टू द सी, क्योंकि ये तीनों कोस्टल एरिया से कनेक्टेड थे। एंड नाउ वेयर इंग्लिश नेवल पावर रिमेन फार सुपीरियर टू दैट ऑफ द इंडियंस। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, अगर लड़ाई हो भी जाए इंडियन अथॉरिटी से, इंग्लिश कुड ऑलवेज हैव ए एस्केप प्लान कि भाई शिप पकड़ो और भागो यहाँ से, ठीक है, और फिर अपनी क्या लेके आओ, री इन्फोर्समेंट लेके आओ। द इंग्लिश कुड ऑलवेज एस्केप फ्रॉम दीज सिटीज टू द सी, and when a suitable opportunity arose from them to take advantage of the political disorders in the country, so they could use these strategic cities as springboards for the conquest of India। ठीक है, समझ में आ गया कितना ईजी था, इंटरेस्टिंग भी कितना था, बुक में इस तरह से दे रखा है। तो जब हम पढ़ते हैं ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है
कि हमें किस तरह से सोचना चाहिए. सो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट शोइंग यू बोथ वेज कि एक्सप्लेनेशन क्या होनी चाहिए और आपका जो कंटेंट बुक में है वो किस तरह से गिवन है और आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए. चलो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं. ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में और जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया है वो पूछा हुआ था 2021 में. अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है. याद रहेगा आपको मैंने बोला भी था अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हुए कि लिए एक चीज़ पे प्रेशराइज करना, वो है लीज. ठीक है, बताया था ना. अब उससे रिलेटेड इस क्वेश्चन में किस तरह से पूछा हुआ है वो देखना. सो इन दिस क्वेश्चन ये पूछा गया था 2022. क्वेश्चन है सिंपल. विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला है द डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज या वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड टू दैम बाय गजापति रूलर्स. ठीक है. सेकेंड है अल्फोंसो दे अल्बुकर्के कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत. ओके. थर्ड है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड ए फैक्ट्री एट मद्रास ऑन ए प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर. क्या ये क्वेश्चन मतलब पूरी हिस्ट्री एक ही क्वेश्चन में पूछ ली क्या? सही में पूछ ली. डच के बारे में पूछ ले इस क्वेश्चन में, पोर्तुगीज़ के बारे में पूछ ले क्योंकि ही वाज फ्रॉम द पोर्तुगीज़, और लास्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. मतलब पूरी हिस्ट्री अगर एक भी पार्ट तुम्हें अच्छे से नहीं पता होगा, सपोज करो आपने ब्रिटिश के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया है कि चलो यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि अब मुझे मॉडर्न हिस्ट्री आती है, और थोड़ा सा भी अगर तुमने मिस कर दिया पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ना या फिर तुमने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया और आप लोग ऐसा हो गया कि लाइक हाँ ठीक है हो जाएगा, इतने में इतना कौन क्वेश्चन पूछते इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लो हो गया भाई क्वेश्चन क्या है. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पर किस तरह से इसको सॉल्व करना, लेकिन उससे पहले कीवर्ड देख लेते हैं. ठीक है. यहाँ पर डच के बारे में पूछना है, ये रहा कीवर्ड. यहाँ पर भी फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस के बारे में पूछना है. यहाँ पर ईस्ट कोस्ट, सिर्फ ईस्ट कोस्ट के बारे में कितना स्पेसिफिक पूछ लिया. और ये कह रहे हैं कि वहाँ पर ईस्ट कोस्ट पे भी जो लैंड दी गई थी क्या गजापति रूलर्स के थ्रू दी गई थी या उन्होंने दी थी. राइट. तो ये पहला स्टेटमेंट सर में आ गया. सेकेंड स्टेटमेंट अल्फोंसो दे अल्बुकर्के कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत. देखो अगर आप नॉर्थ इंडिया से या इवन साउथ इंडिया से भी हो, आपको गोवा के बारे में तो पता होगा. ठीक है. और गोवा के बारे में ये भी पता होगा कि भाई लास्ट स्टेट थी हमारी इंडिया की जहाँ पर पोर्तुगीज़ ने छोड़ी थी. तो इतना तो समझ में आ गया कि कैप्चर तो किया था पोर्तुगीज़ ने. ठीक है, यहाँ से तो क्लियर हो गया. बट व्हाट अबाउट बीजापुर सल्तनत, ये भी लो, ये भी तो पता होना चाहिए. कर दिया क्वेश्चन, गड़बड़ कर दिया. ठीक है, बट कीवर्ड्स हमने ढूंढ लिए. देखते हैं आगे. थर्ड स्टेटमेंट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री एट मद्रास. ठीक है. ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन लीज, ये रहा कीवर्ड लीज. ठीक है. फ्रॉम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर. क्या वो लीज विजयनगर एम्पायर ने दिया था? ठीक है. ये रहा ऑप्शंस आपके 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड सारे. जिसको नहीं पता होगा ना फिर भी अगर कोशिश करेगा वो तो कहेगा हाँ ठीक है सारे ठीक है, लगा दो डी लगा दो. ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं होता. यूपीएससी इज़ नॉट दैट मच ईजी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन इज बी, 2 and 3. पहला वाला गलत है, पहली स्टेटमेंट गलत है. सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू. चलो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. राइट. है यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन. अब इसका एक्सप्लेनेशन जब देखोगे ना, ठीक है, कोशिश करना कि जो मेन पार्ट के नाम है ना, लाइक कुछ स्टेट्स के नाम है, कुछ रीजन के नाम है, उसको बस याद कर लेना, या याद ना हो कोई बात नहीं, बस थोड़ा ध्यान देना. ठीक है. अब देखो इन 1602 क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन याद रखना. डच के बारे में पूछा गया कि ईस्ट कोस्टल एरिया में गजापति रूलर ने क्या उनको परमिशन दी थी, क्या फैक्ट्री सेटअप करने के लिए दी थी. सेकंड आपका अल्फोंसो दे अल्बुकर्के, ठीक है, जिसने गोवा कैप्चर किया था. ठीक है. और तीसरा स्टेटमेंट आपका लीज पर था ईस्ट इंडिया इंग्लिश के. ठीक है. अब देखो एक्सप्लेनेशन. इन 1602 द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड. क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी वही है ब्रिटिश वाली? नहीं, डिफरेंट है. तो भाई ठीक से पढ़ो. यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड अलग है. वाज फॉर्म एंड गिवन द परमिशन बाय द डच. अभी हम डच के बारे में पढ़ रहे हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं क्या सही है या नहीं. ठीक है. 1602 के मैं पूछ रहा हूँ. गवर्नमेंट टू ट्रेड इन द ईस्ट इंडीज इंक्लूडिंग इंडिया.
वहाँ पर परमिशन दे गई थी कि भाई ये सेटअप बनाओ, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाओ यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के, और जाओ जाके ट्रेड करो इंक्लूडिंग इंडिया. द डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम, ठीक है, इन आंध्र प्रदेश. या मसूलीपट्टनम का आंध्र प्रदेश में इन 1605. They went on to establishing trading centers in different parts of the India and thus became a threat to the Portuguese. ठीक है, क्योंकि पोर्तुगीज पहले आ गए थे और वो कैप्चर कर रहे थे, तो थ्रेट टू द पोर्तुगीज हो गया. They captured, they means the Dutch. The Dutch captured Nagapattinam near Madras from the Portuguese and made it their main stronghold in South India. ठीक है, तो इसी वजह से पहली जो स्टेटमेंट है आंसर इज स्ट्रॉन्ग. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया. क्वेश्चन एक बार देख लेना. जो क्वेश्चन पूछा है तो वो ये था कि द डच इस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज ऑन द ईस्टर्न कोस्टल एरिया ग्रांटेड बाय गजापति रूलर्स. बट गजापति रूलर्स का तो था ही नहीं, कहीं आता पता भी नहीं है गजापति. अभी वेट करो, अभी तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन देख रहा हूँ. मैं बताऊंगा गजापति रूलर्स थे कौन, ठीक है, मैं बताऊंगा, रुक जाओ. तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया. अल्फोंसो दे अल्बुकर्क served as viceroy of Portuguese in India from 1509 to 1515. भाई पोर्तुगीज बहुत पहले आ चुके थे इंडिया में, 1509 1515, और फिर बाद में कौन आया था? डच आया था 1602 में, राइट. एंड दिस पर्सन अल्फोंसो दे अल्बुकर्क वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन द ईस्ट, ए टास्क ही कंप्लीटेड बिफोर हिज डेथ. And he secured for Portugal the strategic control of the Indian Ocean by establishing bases in India overlooking all the entrances to the sea. मतलब यही फाउंडर था ईस्ट में, नॉट ओनली इंडिया, ईस्ट की तरफ सेटअप करने में, पूरा ट्रेड वगैरह सेटअप करने में, राइट. अब हमने ये पढ़ लिया. जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो ये था कि कैप्चर्ड गोवा को कर लिया, मतलब ये अल्बुकर्क ने कैप्चर किया गोवा को फ्रॉम द बीजापुर सल्टनट. बीजापुर सल्टनट याद रखना, ठीक है. तो अब देखते हैं क्या सही में ऐसा कुछ है. अल्बुकर्क एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर. सही हो गया, सही हो गई, ठीक है. इन 1510 with ease the principal sword of the sultan of Bijapur became the first bit of Indian territory to be under the European since the time of the Alexander the Great. Hence the second statement is true. चलो ये भी क्लियर हो गया, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गई, पता चल गया. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछ लेते हैं. याद है ना कि क्या स्टेटमेंट बोली गई थी? British East India Company had entered the Madras and entered a treaty with the native chief of the land to choose the site of their choice to settle and trade. याद है पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका किस तरफ किया था? आपका मुझे लगता है कि लाइक चेन्नई की तरफ किया था पहले, और उसके बाद मसूलीपट्टनम की तरफ आ गए थे लीज पर, ठीक है. तो उन्होंने कहा कि भाई ले लो, एक चॉइस कर लो, तुम चूज़ कर लो कि कौन सा लाइन में तुम्हें अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है. सो कंपनी एस्टैब्लिश्ड ए फैक्ट्रीज इन मद्रास इन 1639 ऑन लीज पर दी गई उनको फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर कॉल्ड द नायकास. अब क्या यही नाम दिया हुआ था थर्ड ऑप्शन में? यस, विजयनगर एम्पायर के थ्रू उनको मिला था. और अगर विजयनगर एम्पायर की जगह सिर्फ नायकास बोल देते तो फिर कन्फ्यूज हो जाते ना, ठीक है. तो ये याद रखना. अब ये देखो 2021 में यही स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था. 2022 में इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया. क्या फ़ायदा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का? दैट इज़ वाई वी आर हियर, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए या फिर एक बार कर लो बहुत है, नहीं. आप करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, बट स्मार्टली, जिसमें इस तरह के कंटेंट भी देखो. मैं कंटेंट आपको दिखाऊंगा और थोड़ा ईजी भी करूँगा, मज़ा आएगा उसको पढ़ने में. ओरिजिनली इससे ही पता चल गया मेरे पास थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, तभी 2 and 3 इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो ओरिजिनली एंड इन uninhabited land, Francis Day and a superior Andrew Cochran of the British East India Company can be considered the founders of Madras. बता दिया कि ये लोग फाउंडर्स मद्रास में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली थी इन्होंने, इसलिए. सो फाइनली जीरो डिड ऑन दिस कोस्टल टाउन एंड बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट जॉर्ज. यहीं से ही स्टार्ट होगी कंस्ट्रक्शन की सेंट जॉर्ज फोर्ट के लिए. एंड हाउसेस फॉर द रेजिडेंट्स आल्सो ऑन 23 अप्रैल 1640, एंड दैट इज द रीजन द स्टेटमेंट 3 इज आल्सो करेक्ट. पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन देख लिया, 1 पेज एक्सप्लेनेशन था, हो गया. अब कंटेंट देखते हैं कि बुक में कैसा रखा है. बट बिफोर दैट वी शुड नो कि जो रीजन्स के नाम है वो कहाँ कहाँ पर है इंडिया के मैप में, ठीक है. आगरा तो आपको दिख ही रहा है, राइट. यहाँ पर देखो मसूलीपट्टनम, यहाँ पर है मसूलीपट्टनम, ठीक है.
और फिर चेन्नई आपका ये हो गया, पुलिकट ये हो गया आपका, और उसके बाद ये रहा नागापट्टनम, राइट। कोचिन पता है, कैलीकट यहाँ हो गया, और उसके बाद आपका इतना ही है अभी जो भी। हाँ, ब्रोच, ये रहा ब्रोच। ब्रोच हमारा 2021 में जो क्वेश्चन आया था ना, वहाँ पर ब्रोच के बारे में पूछा था ना, तो ये रहा ब्रोच। ठीक है, अब आपका पता चल गया मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि ये जो रीजन्स है छोटे छोटे कहाँ पर है। अब देखो, इसको याद करोगे आप, कैसे याद करोगे? मैप देखोगे, बैठ जाओगे, अच्छा यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। अरे मत बैठो ऐसे, याद भी नहीं होगा, भूल जाओगे जल्दी। क्वेश्चन के बेसिस पे याद करो मैप, मत करो ऐसे बैठ के कि भाई ये यहाँ पर मार्क कर लो, मैं ये याद कर लेता हूँ, डेली देखता हूँ, याद हो भी जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का। आप क्वेश्चन के बेसिस पे करो ना, कि जो जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ रही है उसकी वो एरिया देख लेते बस, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो अब इसका कंटेंट देखते हैं। अब कंटेंट में सबसे पहले गजापति डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वही स्टेटमेंट था फर्स्ट, गजापति रूलर फर्स्ट स्टेटमेंट में था। द गजापति डायनेस्टी रूल्ड फॉर फ्रॉम अराउंड 1434 टू 1541, ठीक है। एंड द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय कपिलेंद्र देवा एंड वॉज ऑल्सो नोन एज द सूर्य वंशा डायनेस्टी। इसको सूर्य वंशा डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, गजापति डायनेस्टी को, ठीक है। इनका टाइम पीरियड रूल का 1541 तक था, या 1542 भी बोल सकते हो, राइट। सो और किसने फाउंड करी थी? कपिलेंद्र देव ने। सो गजापति डायनेस्टी रूल्ड ओवर द पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप मैप में बहुत क्लियरली देख सकते हो। द डायनेस्टी सक्सीडेड द ईस्टर्न घाट्स, यस, और ईस्टर्न गंगेज, नॉट घाट, ईस्टर्न गंगे, यस। एंड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म इन 1602। भाई इनके तो बहुत बाद आए हैं, बहुत बाद आए हैं, ये तो एंड हो गए थे गजापति रूलर्स, और इसी वजह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इसी वजह से रॉन्ग है, ठीक है। तो 1602 में तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, ठीक है, समझ में आ गया। और आपको ये भी पता चल गया गजापति डायनेस्टी का एरिया जो रूल किया था। नेक्स्ट, अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ अल्फोंसो दे अल्बर्गा। डच का खत्म हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट का जो हमारा कंटेंट था बुक में किस तरह से दिया हुआ था, खत्म हो गया। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो जो भी हमने गजापति रूलर के बारे में पढ़ा वो मॉडर्न इंडिया में नहीं है, नहीं है। मैं अगेन ये चीज़ बताता हूँ कि अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग में मॉडर्न इंडिया के बारे में ही सोचते हो, मत पढ़ो। आप लिंक भी करो कि दूसरा रूलर इस टाइम पर, इस टाइम पीरियड पे कौन था, ठीक है। आप एशियन, मेडिवल, इस एशियन में तो फिर भी इतना नहीं आएगा, लेकिन मेडिवल तो कहीं ना कहीं आ जाएगा। सो अब बात करते हैं पोर्तुगीज की। अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ द अल्फोंसो दे अल्बर्गा हु कैप्चर्ड गोवा इन 1510, द पोर्तुगीज एस्टैब्लिश्ड देयर डोमिनेशन ओवर द एंटायर एशियन कॉन्टिनेंट फ्रॉम हर्मोज इन पर्शियन गल्फ टू मलाक्का इन मलाया। मलाक्का इन मलाया मतलब मलेशिया में, एंड द स्पाइस आइलैंड्स इन इंडोनेशिया। मैंने बताया था ना कि पोर्तुगीज बहुत पहले आया था डच से, तो राइट। और पोर्तुगीज ने स्पेशली अल्फोंसो दे अल्बर्गा, इसने क्या किया था कि लाइक एक तरह से फाउंडेशन बना दी थी ईस्ट की तरफ ट्रेड करने के लिए, और जगह जगह अपने पोर्ट्स भी बना दी थे। सो दे सीज द इंडियन टेरिटरीज ऑन द कोस्ट एंड वेज कॉन्स्टेंट वॉर टू एक्सपेंड देयर ट्रेड एंड द डोमिनेंस एंड सेफ गार्ड देयर ट्रेड मोनोपोली फ्रॉम द यूरोपियन राइवल्स। यूरोपियन राइवल्स से ब्रिटिशर नहीं थे, और भी थे, जैसे डच हो गए, पोर्तुगीज हो गया, फ्रेंच हो गए, ठीक है। मतलब अपना एक्सपेंड करते रहे। नो डिड दे शाई अवे फ्रॉम पायरेसी एंड प्लंडर। भाई बहुत खतरनाक थे ये पोर्तुगीज, ठीक है। द पोर्तुगीज वर इनटॉलरेंट एंड फैनेटिकल इन रिलीजियस मैटर्स। भाई इनटॉलरेंट थे, टॉलरेंट बिल्कुल नहीं थे कि भाई, अब टॉलरेंट क्या होता है, जैसे कि अपना रिलीजन के थ्रू, रिलीजन के अगर मैं पर्सपेक्टिव में बोलूँ तो टॉलरेंट क्या होता है कि मैं हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग थे ही नहीं, अपना रिलीजन क्रिश्चियनिटी ऑन द टॉप, हमें दूसरा रिलीजन चाहिए नहीं, चाहे हम कहीं और भी ट्रेड कर रहे हो। सो दैट्स वाई they were intolerant and fanatical in religious matter. The indulge in forcible conversion, भाई फोर्सफुली कन्वर्ट करते थे लोगों को, कि चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, फोर्सफुली कन्वर्ट हो। ऑफरिंग पीपल आर अल्टरनेटिव ऑफ क्रिश्चियनिटी और सोर्ड। भाई खतरनाक। वो कह रहे हैं कि भाई या तो क्रिश्चियनिटी बन जाओ या फिर सोर्ड ले लो अपनी गर्दन पे, रखवा लो सोर्ड अपनी गर्दन पे। Their approach in this respect was particularly helpful to people of India where religious tolerance was the rule. Okay. सो तभी उनको बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिली और हेटफुली मिला इंडियंस को, क्योंकि इंडियंस एट दैट टाइम दे वर एक्चुअली सो मच इनटू देयर ओन रिलीजन, बहुत प्यार करते थे, आज भी करते हैं। सो दे आल्सो इंडल्ज इन इनह्यूमन क्रुएल्टीज, मतलब देखिए गया जिस तरह से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऑफरिंग पीपल द अल्टरनेटिव क्रिश्चियनिटी ऑफ सॉल्ट। सो दे आल्सो इंडल्ज इन इनह्यूमन क्रुएल्टीज एंड लॉलेसनेस
इन स्पाइट ऑफ देयर बारबेरिक बिहेवियर, पूरे बारबेरिक बिहेवियर तो है, देयर पोजेशन इन इंडिया सर्वाइव फॉर ए सेंचुरी, बस 100 साल तक, 100 ईयर्स तक सर्वाइव कर पाया, राइट, बिकॉज दे इंजॉयड कंट्रोल ओवर द हाई सीज, क्योंकि इन्होंने फाउंडेशन बनाई थी, अपना कंट्रोल ले लिया था सीज पर, वो भी स्पेशली इंडियन सीज के आसपास. So their soldiers and administrators maintained strict discipline and they did not have to face the might of the Mughal Empire as South India was outside the Mughal influence. ठीक है, तो उनको लगा कि भाई सबसे मुगल एम्पायर से क्यों लड़ना, एक काम करते हैं साउथ में चलते हैं, क्योंकि एक तो कोस्टल एरिया के पास भी हो गया और वहाँ पर मुगल एम्पायर थे ही नहीं, तो लड़ना किससे. सो दे क्लैश विद द मुगल पावर इन बंगाल, लेकिन बंगाल तो आपका नॉर्थ की तरफ हो गया ना, वहाँ मुगल एम्पायर थे, हो गया क्लैश इन 1631 एंड वर ड्रिवन आउट ऑफ देयर सेटलमेंट एट हुगली. ठीक है, भगा दिया, हुगली से भगा दिया, क्या चलो भागो, लड़ रहे हो यहाँ पर आके, हमने ही फरमान दिया और हमसे ही लड़ रहे हो, चलो भागो यहाँ से. सो जो डच का, जो पोर्तुगीज़ का होल्ड था ओवर द अरेबियन सी हैड ऑलरेडी बीन वीकेंड, जहाँ उनको पावरफुल माना जाता था इंडियन सीज में, अब वो अरेबियन सी में वीक होता चला गया बाय द इंग्लिश, लेकिन मुगल एम्पायर के थ्रू नहीं, इंग्लिश के थ्रू, क्योंकि अब वो भी आने लगे ट्रेड करने के लिए. एंड द इन्फ्लुएंस इन गुजरात हैड बिकम नेग्लिजिबल बाय दिस टाइम. सो जो पोर्तुगीज़ का गुजरात के तरफ, वो भी कोस्टल एरिया था, वहाँ पर उनकी पावर और भी वीक हो गई. ठीक है, तो ये हो गया आपका पोर्तुगीज़ का, right. So the Dutch had a long been dealing in eastern produce which they brought in the Portugal and sold over the northern Europe. जो भी हमारा ईस्ट में, मैं ईस्टर्न इंडिया की बात नहीं कर रहा, ईस्ट में इंडिया आ गया, मलेशिया आ गया और जितने भी आइलैंड्स आ गए, जिसको स्पाइस आइलैंड्स भी बोला गया, इंडोनेशिया वगैरह, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल बहुत अच्छा कर लिया था डच ने, और वहाँ से सामान लेके ये अपने यूरोपियन कंट्रीज़ में बेच देते थे. सो दिस हैड देम टू डेवलप बेटर शेप्स, साइंटिफिक सेलिंग टेक्निक्स एंड इफेक्टिव एफिशिएंट बिजनेस मेथड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया इनको. सो दे रिवोल्ट अगेंस्ट द स्पेनिश डोमिनेशन ऑफ देयर होमलैंड, और अपने वहाँ यूरोपियन में किसके अगेंस्ट लड़े थे डच, स्पेनिश के. द नीदरलैंड्स एंड द पोर्तुगल्स मर्जर विद स्पेन, ओके, मेड देम लुक फॉर द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ स्पाइसेस, और उनको लगा भाई कोई और स्पाइसेस का जगह ढूंढनी चाहिए. सो इन 1595 4 डच शिप्स सेल टू इंडिया बाय द केप ऑफ गुड होप. ये केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है, ये आपका यूरोपियन कंट्रीज, ये आपका अफ्रीका, और बिल्कुल एड में है केप ऑफ गुड होप. फिर हमारा इंडिया आ जाता है यहाँ पर, दिस इज आर इंडिया, यहाँ पर इंडिया आ जाता, तो यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज आते थे, ठीक है, और यहाँ पर फिर केप ऑफ गुड होप के थ्रू चले जाते थे इंडिया की तरफ, राइट. ओके, in 1602, the Dutch East India Company was formed and the Dutch States General, the Dutch Parliament gave it a charter empowering to make war, conclude treaties, acquire territories and build fortresses. भाई परमिशन दे दी डच की तरफ से, अब डच ने भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, और वहाँ पर परमिशन दे दी वहाँ के पार्लियामेंट ने कि जाओ करो, क्या करो, वार करो, ठीक है, ट्रीटी साइन करो, टेरिटरीज को जितना एक्वायर कर सकते करो, और वहाँ पर फोर्ट्रेस बनाओ अपने, तभी तो डच का नाम होगा ना, राइट. The main interest of the Dutch lay not in India but in the Indonesian islands of Java, Sumatra and Spice Islands where spices were produced. क्योंकि इन islands countries में भी spices produce करा जाता है. ऐसा नहीं है कि इंडियन से सिर्फ स्पाइस के लिए जाने जाते हैं, वहाँ पर भी spices produce करे जाते हैं. They soon turned out the Portuguese from the Malay Straits. Malay Strait कहाँ पर है, मलय स्ट्रेट एक ही है जिसको आप मलाक्का स्ट्रेट भी बोलते हो. ये आपका एक ट्रेड के लिए जो रास्ता है, इसके थ्रू आपको यू नो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाना पड़ेगा शिप के थ्रू. तो ये वही है मलय स्ट्रेट, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट, जैसा हमारा एक स्ट्रेट है जो यूरोपियन कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, इसी तरह से ईस्ट इंडियन कंपनी कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास मलाक्का स्ट्रेट है, मलय स्ट्रेट भी है. सो दे सून टर्न आउट द Portuguese from the Malay Strait and the Indonesian islands in 1623 defeated the English attempt to establish themselves there. अब वहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पकड़ मजबूत करे उससे पहले इनको भगा दिया, ठीक है. It appeared at that time the Dutch had successfully seized the most important profitable part of Asian trade. एशियन ट्रेड का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने आप में कैप्चर कर लिया, इंग्लिश को वहाँ पर कैप्चर मतलब पावरफुल नहीं होने दिया. दैट डिड नॉट हाउएवर एंटायरली अबैंडन इंडियन ट्रेड. फिर भी इंडियन ट्रेड में जो भी मतलब इंडिया से ट्रेड जो करते थे वो तब भी चलता रहता था. दे आल्सो इस्टेब्लिश ट्रेडिंग एयरपोर्ट्स एट सूरत, वहाँ अपने पोर्ट्स बना दिए वहाँ पर, ठीक है, ताकि वहाँ से होते हुए रुक के, ठीक है, कहाँ पर, सूरत, बरोच में, कैम्बे में, अहमदाबाद में, इन गुजरात, इन वेस्ट इंडिया,
कोचिन इन केरला, नागापट्टनम इन गुजरात, मसूलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश, चिंसूरा इन बंगाल, पटना इन बिहार एंड आगरा इन उत्तर प्रदेश। अपने सेटल थे वहाँ पर, ठीक है, किसके, डच के। इन 1658 दे आल्सो कंकर्ड सिलोन। सिलोन क्या है, आज के टाइम में इसको श्रीलंका कहते हैं, फ्रॉम द पोर्तुगीज। पर कर लिया डच ने, पोर्तुगीज को भगाया, कैप्चर कर लिया। दे एक्सपोर्टेड इंडिगो, ड्रॉ सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, सॉल्ट पेटर एंड ओपियम फ्रॉम इंडिया। लो देख लो, इस पार्ट 1 में हमने इसी को ही तो डिस्कस किया था, ठीक है। अब देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कंटेंट और हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब पढ़ना तो शुरू करो, और अभी हम कर रहे हैं, बस मेरे साथ रहो, समझ में आ जाएगा, सब याद हो जाएगा सब। सो लाइक द पोर्तुगीज दे ट्रीटेड द पीपल ऑफ इंडिया क्रूअली एंड एक्सप्लॉइटेड देम रूथलेसली। जैसे पोर्तुगीज कर रहे थे इंडियंस, ना अभी देखा हमने कन्वर्जन कर रहे थे, इसी तरह से डच ने भी नहीं छोड़ा, वो भी बहुत बैडली ट्रीट करते थे इंडियंस को एट दैट टाइम। So conditions in the south were more favorable to the English as they did not have to face a strong Indian government there. अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले ये वाला कंटेंट ये लास्ट है, ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश पे आ गए। इससे पहले क्या था, हमने डच के बारे में कवर कर लिया, और अभी हमने पोर्तुगीज़ के बारे में कवर कर लिया एक्सटेंसिवली। और आपने देखा कि बुक में किस तरह से कंटेंट दे रखा है, और उसी के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस, यूपीएससी क्वेश्चंस बनाती है। तो आपको देखना चाहिए हर कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि जो शुरू के कंटेंट थे वो आपके फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये थर्ड स्टेटमेंट कवर कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में। सो जो कंडीशंस थी साउथ इंडिया में वो मोर फेवरेबल थी इंग्लिश के लिए, एज दे डिड नॉट हैव टू फेस अ स्ट्रॉन्ग इंडियन गवर्नमेंट है, क्योंकि वहाँ पर मुगल एम्पायर नहीं पहुँचे थे। वहाँ पर कौन से थे, द ग्रेट विजयनगर किंगडम हैड बिन ओवरथ्रोन इन 1565 एंड इट्स प्लेस टेकन बाय नंबर ऑफ पेटी एंड वीक स्टेट्स। विजयनगर एम्पायर को भगा दिया, वो उस टाइम बहुत पावरफुल हुआ करता था, कब, 1565 में, और उसके बदले में क्या हुआ, छोटे छोटे और स्टेट्स आ गए और वो वीक थे। नाउ फॉर इंग्लिश इट वाज वेरी अपील एंड ईजी टू अपील टू द ग्रीड एंड ओवरऑल दैम विद आर्म स्ट्रेंथ। अब इंग्लिश को लगा, मतलब ईजी वे में बताता हूँ, इंग्लिश को लगा कि भाई अब उन पर अटैक करना ईजी है, और अपने आप पर वहाँ उस जगह अपने को कंट्रोल करना और भी ईजी है, ठीक है। किसके थ्रू, विद आर्म स्ट्रेंथ, गन्स के थ्रू। सो द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ एट मसूलीपट्टनम इन 1611, बट दे सून शिफ्टेड द सेंटर ऑफ द एक्टिविटी टू मद्रास ऑन लीज। देखो बुक में इस तरह से रखा है, एंड विद बाय द लोकल राजा इन 1639। एक्सप्लेनेशन में भी देख लिया, यहाँ पर भी देख लिया, बुक एग्जैक्टली यही वर्ड्स हैं। So Madras was then a strip of the coastal territory 6 miles long and 1 mile broad. The Raja authorized them to fortify the place. दे दिया, fortify करने के लिए दे दिया, to administer it, to coin money on the condition of the payment out to him, and half of the custom revenue for the port. और उसके बदले half of the custom revenue जो पोर्ट का इंग्लिश बनाएगी, डेवलप करेगी, मतलब जो भी रेवेन्यू आएगा, तो वो हाफ ऑफ द रेवेन्यू वहाँ के लोकल राजा को जाएगा। So here the English built a small fort around their factory, जिसको बोला गया फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। ईजी लगा, मज़ा आया। दिस इज़ द पार्ट 2 फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का हमने स्टार्ट किया था इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि कौन सा है। सो अभी के लिए थैंक यू एंड एन्जॉय।